Hello friends, this is SP. Welcome to अधिगम मंच. We are present here with another new session. Friends, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित पार्ट 2 करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं. अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं. फ्रेंड्स, इससे पहले यानी कि एडमिट कार्ड आपके अपलोड हो चुके हैं. आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेकर जाना है वो आप एडमिट कार्ड से देख सकते हैं. इसके साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, उसे फिल करके आपको जाना है. तो फ्रेंड्स, सैनिटाइज़र और मास्क के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है. तो फिर आइए शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट सीरीज. ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन. ऑटिज्म इंक्लूड यानी कि स्वैनली विकार जो ऑटिज्म है में शामिल हैं. ऑटिज्म में क्या शामिल है? विजुअल इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी या रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ या फिर इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स. फ्रेंड्स, बेसिकली ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी इसे कहा जाता है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD. ठीक है, ASD की यदि हम बात करें तो ASD जो ये विकार है इसमें होता क्या है? बेसिकली कौन कौन सी कंडीशंस हैं यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा रुकाव आता है. इसके साथ साथ सोशल व्यवहार में दिक्कत महसूस होती है. एंड यदि हम बात करें तो सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अननोन क्रिया में संतुलन नहीं बिठा पाते बच्चे और या व्यक्ति की यदि हम बात करें तो उनका जो व्यवहार है वो असंतुलित रहता है. तो यहाँ पे 21वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स यानी कि एक दूसरे के साथ वो आपस में दूसरों के साथ संबंध जोड़ने में निर्योग्यता महसूस करते हैं यानी कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते. फ्रेंड्स, इस सेशन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं. पहले दूसरे तीसरे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते बच्चे, उनका जो व्यवहार है उनका जो बिहेवियर है वो डिसबैलेंस रहता है. ठीक है, तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है. समय के साथ साथ ये डिसऑर्डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां क्वेश्चन. 22वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. देखिए, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये जो प्रकार है जिसमें एकाग्रता से संबंधित कमी महसूस होती है, बच्चे अटेंशन नहीं कर पाते किसी भी काम को. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया, संवेदी एकीकरण विकार या फिर एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशीलता विकार. तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इसके बाद एक और डिसऑर्डर आता है ADHD जिसे बोलते हैं. बेसिकली ADHD क्या है? ADHD की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ADHD है, ADHD जो ऑप्शन में दे रखा है यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक, ADHD की यदि हम बात करते हैं तो इसमें स्टेइंग फोकस्ड यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा इस तरह के विकार से यदि वो ग्रसित है, इस तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित है तो स्टेइंग फोकस्ड यानी कि उसका फोकस करने में दिक्कत होती है. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कॉन्सेप्ट पर वो फोकस नहीं कर पाता. इसके साथ साथ पेइंग अटेंशन उसकी एकाग्रता नहीं हो पाती. एंड इसके साथ एक्टिविटी या संगठन ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर पाता. तो फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का विकार है यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर. तो क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिसे ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी. ठीक, इसके साथ नेक्स्ट यानी कि 23वां क्वेश्चन. अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? अधिगम निर्योग कोई बच्चा है यानी कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षण करके, उनकी शारीरिक बनावट देखकर, उनके लिखने की नोटबुक को देखकर या फिर यह देखकर कि वो दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं यानी कि उनके लड़ाई झगड़े से संबंधित एक्टिविटी को देखकर आप यह निश्चित करेंगे. ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि उनकी नोटबुक देखकर। जब भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उनकी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के साथ साथ उनकी रीडिंग से संबंधित डिसेबिलिटी रहेगी। तो उनकी नोटबुक को देखकर हम यह पता लगाएंगे कि उसमें कौन से प्रकार की एबिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता अशक्तता वाले बच्चे को, जो अधिगम अक्षम बच्चे हैं उनको अलग संस्थान में डाला जाना चाहिए या, ठीक है, या मुख्य अलग संस्थान में डाला जाए, न कि मुख्य धारा के विद्यालय में या फिर नियमित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ गया। तो यदि किसी भी बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसे बिल्कुल नियमित विद्यालय में डालिए, उसकी अलग से किसी विद्यालय में किसी स्कूल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 25वां क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। यदि उनका हम निरीक्षण करना चाहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे का, तो उसकी केस स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी कि व्यक्ति अध्ययन, या फिर घटनावृत्त अभिलेख यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड, या फिर व्यवहार जो बिहेवियरल रेटिंग स्केल करेंगे, या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन यानी कि स्ट्रक्चरल बिहेवियरल में ऑब्जर्वेशन। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो हम करेंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसके साथ उस बच्चे का हम निरीक्षण कर पाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट यानी कि 26वां क्वेश्चन, जब एक विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल के लिए आता है, शिक्षक को चाहिए, कोई एक विकलांग बच्चा है पहली बार स्कूल आ रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। विकलांगता के अनुसार बच्चे को एक विशेष स्कूल भेज दें या उसे अन्य छात्रों से दूर रखें, उसके माता पिता के साथ चर्चा करके सहयोगी योजना विकसित करें, यानी कि उसके सबसे पहले उसके पेरेंट्स के साथ बात करें और उनके साथ कोलैबोरेटिव बिहेवियर अपनाना चाहिए, यानी कि उनके सहयोग करना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इसी के साथ, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से सभी के कारण मतलब एक ऐसा है जिसके कारण जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो उत्पन्न नहीं होती, बाकी सबके कारण होती हैं। शैशव काल के समय दिमागी बुखार, तो दिमागी बुखार से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ का मदिरा सेवन, यानी कि यदि ड्रिंक करते हैं बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे की माँ, तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है, या फिर मंदबुद्धिता। तो फ्रेंड्स बी, सी और यानी कि ए, सी और डी की बात करें तो तीनों के कारण हो सकती है। एक जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि शिक्षक की शिक्षण शैली, किसी भी टीचर की जो टीचिंग शैली है उससे किसी बच्चे में अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता का कारण कौन सा हो सकता है। सांस्कृतिक वैभिन्न यानी कि कल्चरल वेरिएशन, या फिर पेरेंटल ड्रग यूज, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, या फिर एपैथी शोन बाय पीयर्स यानी कि समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो फ्रेंड्स यानी कि जो निर्योग्यता अधिगम डिसेबिलिटी की यदि हम बात करें तो पेरेंटल ड्रग यूज, यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स अभिभावक या माता पिता कभी ड्रग यूज करते हैं तो उनके बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती हैं। बाकी सब में यदि हम बात करें तो बाकी ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 29वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जनरली उन बच्चों में पाए जाते हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे उनमें होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। लड़कों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, यानी कि लड़कों में ना पाके लड़कियों में ना पाके लड़कियों गर्ल्स में पाई जाती हैं, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। तो देखिए बी, सी, डी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। उन बच्चों में पाए जाते हैं विशेषताएं जिनके पैतृक यानी कि अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से, किसी बच्चे के यदि पेरेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटी संबंधी मतलब इस तरह की किसी असमता से ग्रसित हैं तो ऑब्वियस है कि उनके बच्चों में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 30वां क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से सिर्फ एक ऐसा कारण है जिसके कारण तो अधिगम असमता उत्पन्न नहीं होगी, बाकी सबके कारण हो सकती है। संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारात्मक विघ्न, या फिर सांस्कृतिक कारण, या फिर सेवरल
डिसफंक्शन यानी कि सेवरल डिसफंक्शन की यदि हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक यदि कारण की बात करें तो उसके कारण अधिगम क्षमता नहीं हो सकती, बाकी सबके कारण हो सकती है किसी भी बच्चे में। इसके साथ 31वां क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, संस्कृति की तो कोई भूमिका इनमें नहीं रहने वाली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 31वां क्वेश्चन, तो इनमें संस्कृति की कोई भूमिका नहीं रहती। पठन अक्षमताएं के पर्याय हैं या फिर सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, या फिर समय व हस्तक्षेप के स्वरूप उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि वस्तुपरक तथ्य हैं, संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं रहती, समय के साथ साथ इनमें बदलाव हो सकता है, यानी कि ये ठीक हो जाती हैं। इसके साथ 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? जो विकासात्मक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल नहीं है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। न्यून अवधान सक्रिय विकार, आत्म विमोह या फिर मस्तिष्क घात या फिर पक्ष अभिघात तनाव। तो फ्रेंड इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन भी देखते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, एक को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD अभी हमने जो डिस्कस किया, जिसमें फोकस करने में दिक्कत महसूस होती है, या फिर ऑटिज्म की हमने बात की, यानी कि इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है, असंतुलित व्यवहार रहता है। ठीक है, या फिर सेवरल पॉलिसी की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यानी कि ABC तीनों की यदि हम बात करते हैं तो ये यानी कि डिसऑर्डर हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। इनके कारण विकास में विघ्न यानी कि रुकावट आ सकती है। यदि हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की यदि हम बात करें, पक्ष अभिघात तज तनाव, तो ये एक डिसऑर्डर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये डिसऑर्डर यानी कि जन्मजात नहीं है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसे PTSD कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑर्डर। यदि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें यानी कि जीवन में किसी घटना के बाद, किसी एक्सीडेंट के बाद या फिर स्ट्रेस के बाद, पहले से बच्चा बिल्कुल सही है, कोई व्यक्ति बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो डिसऑर्डर है ये जन्मजात नहीं होता, किसी घटना के बाद, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, कोई भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाए या फिर स्ट्रेस हो जाए, तो उसके कारण ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है ये जो विकार है ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे थे विकासात्मक विकार, यानी कि विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये एक उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों की यदि हम बात करते हैं तो वो एक उदाहरण है। ठीक, तो याद रखिए, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस है वो किसी घटना के बाद आता है, ये जन्मजात नहीं होता, तो ये नहीं रहेगा। ठीक, इसके साथ 33वां क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता एक अचर अवस्था है। एक अचर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति को हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, या फिर एक स्थिर अवस्था है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि 33 की हम बात कर रहे हैं। 33वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इज़ ए वेरिएबल स्टेज। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वेरिएबल स्टेज है, यानी कि एक समय पर हो सकती है और दूसरे समय पर वो ख़त्म हो जाए, यानी कि नहीं भी हो सकती। तो कुल मिला के ये वेरिएबल है, समय के साथ साथ इसमें बदलाव यानी कि खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं, ठीक हो जाती हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 33 के बाद अब हम चलते हैं 34वां क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्य बच्चे सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं सामान्यतः वो किस चीज़ को प्रदर्शन करते हैं? संकल्पनात्मक विकार, प्रत्यक्षणात्मक विकार, या फिर आदत संबंधी विकार, या फिर फिजिकल विकार, फिजिकल डिसऑर्डर। कॉन्सेप्चुअल डिसऑर्डर, परसेप्चुअल डिसऑर्डर, हैबिचुअल डिसऑर्डर, या फिर फिजिकल डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो परसेप्चुअल डिसऑर्डर जनरली सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनका जो
तथ्यात्मक विकार होता है वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो परसेप्शन नहीं बना पाते। जैसे कि हम बात कर रहे थे 100 को वो वाज लिखते हैं, तो इस तरह उनका जो परसेप्शन है 100 की जगह वाज बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 35 यानी कि 35वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशल फैक्टर फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो विभिन्न प्रकार से एबल्ड बच्चे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उनके लिए कौन सी एक चीज़ महत्वपूर्ण है? जो विभिन्न रूप से सक्षम बच्चे होते हैं उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, या फिर उसके ग्रेड्स में सुधार करना, उसके कौशलों का संवर्धन करना, या उसकी पीड़ा को कम करना। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इनहेंसिंग हर स्किल्स, उसके जो स्किल्स हैं, उसके जो कौशल हैं, उनका संवर्धन करना, ठीक है। ये बिल्कुल भी यानी कि महत्वपूर्ण कारण है विभिन्न जो रूप से सक्षम बच्चे हैं उनके लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षम बच्चे शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। जो अक्षम बच्चे हैं उनकी शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले बच्चे, ऐसे बच्चे रहेंगे, या फिर सांवेगिक कठिनाई एवं बौद्धिक क्षति वाले बच्चे रहेंगे, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी केवल एक और केवल बी। तो यहाँ इस ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि ए और बी ऑप्शन तो दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 36वें क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि पहला और दूसरा, ठीक। इसके साथ 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। जो विशेष बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे मतलब द अर्ली आइडेंटिफिकेशन और स्पेशल चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट टू। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी जो प्रारंभ में ही पहचान करना किस लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी चीज़ उनकी प्रारंभ में ही पहचान लेनी चाहिए? गौण निर्योग्यताओं से बचाव के लिए, ठीक है, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधी उनके स्वयं प्रयासों के लिए निरुत्साहित करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो गौण निर्योग्यता है यानी कि उनकी जो सेकेंडरी प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटीज़, यानी स्पेशल बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहिए कि उनमें किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी, कोई अधिगम संबंधी अक्षमता विकसित ना हो जाए, ठीक है। बाकी सब तो सही चलता रहेगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ी सी भी हेल्प कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को शेयर करें। यदि अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड बी स्ट्रेस्ड मोर फॉर मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन। जो मेंटली अंडर डेवलप्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए? जो मानसिक रूप से अविकसित होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन से कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए? संप्रेषण परक कौशल, संख्या आधारित कौशल, अनुकूलन कौशल, या फिर जीवन कौशल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे 38वें क्वेश्चन की। तो 38वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाँ, ये 38वां क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सॉरी, हमने ए बोल दिया। यानी कि जो लाइफ स्किल्स हैं, जीवन कौशल, जीवन से संबंधित उनको कौशल विकसित करने चाहिए, यानी कि उनको जीविकोपार्जन संबंधी ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 39वां क्वेश्चन 39th। एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह 100 को वॉज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। कौन सा बच्चा है जो 100 को वॉज लिखता है? ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे बी को डी वाला आ गया, 12 को 21 लिखता है, ठीक है, यानी कि 12 को 21 लिखता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, लैंग्वेज को घुमा फिराकर बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह का जो बच्चा रहेगा वो पढ़ने से संबंधित उसमें डिसेबिलिटी है, जिसे हम कहेंगे बी, यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। जब बच्चा इस तरह से पढ़ नहीं पाएगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा, इसलिए समझ नहीं पाएगा। तो तीनों जो विशेषताएँ यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ 40th यानी कि 40वां क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यदि हम छोटे बच्चों की बात करें
ठीक है। 4th से 5th क्लास तक के बच्चों की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स उनमें यानी कि पठन कठिनाई की हम बात करें तो रीडिंग में जो उनको कठिनाई रहेगी उससे संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, इसमें नहीं पूछा गया है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यदि छोटे बच्चों को शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है तो उनके लिए एक कठिनाई है पठन संबंधी, बिल्कुल सही है। ठीक। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई भी उनके लिए सही है। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, तो फ्रेंड छोटे बच्चों की यदि हम बात करते हैं तो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, यानी कि उनके लिए इस तरह के पठन कठिनाई बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कितनी तेज़ गति से वो पढ़ रहे हैं, उनमें इन्फ्लुएंस कितनी है, ठीक है, प्रभाव कितना है, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। छोटे बच्चों के लिए तो सिर्फ वो शब्दों को पहचान सकें, शब्दों के साथ साथ उसके विचार को समझ सकें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी वर्तनी समझ सकें, वर्ण और शब्द की वो पहचान कर सकें। तो ये जो कठिनाई है वो नहीं रहेगी, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पे शामिल कर लिया क्योंकि 40 क्वेश्चन हम करने वाले थे। एक और क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन की यदि हम बात करें, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। जब भी हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो किस सन में इनेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बेसिकली है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट विकलांगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, ठीक है, जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए एक एक्ट बना, ठीक है, जिसे वो जो एक्ट बना 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उसमें यदि दिव्यांगता की बात करें तो 7 तरह के दिव्यांगों को बताया गया, ठीक है, शामिल किया गया कि यानी कि इस एक्ट में जो दिव्यांगजन रहेंगे वो 7 तरह के रहेंगे, 7 तरह की दिव्यांगता को इसमें परिभाषित किया गया। ठीक। इसके बाद 2016 की यदि हम बात करें, 16 दिसंबर 2016 यानी कि 2016 की यदि हम बात करें तो इसी को संवर्धित करते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसे हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित दिव्यांगजन हैं उनके लिए राइट्स की घोषणा की गई, यानी कि एक्ट निर्धारित किया गया, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो 2016 में इनेक्ट हुआ, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। यदि हम पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं तो वो 1995 यानी कि 1995 इसी का संवर्धित रूप है। ठीक। इसके साथ एक और चीज़, तो पहले 7 की हमने बात की, 7 तरह के दिव्यांगजनों को शामिल किया गया, ठीक है, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो 7 से बढ़कर 21 दिव्यांगता हो गई, यानी कि अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि इसमें 21 तरह के विकलांगता हैं, 21 तरह के जो व्यक्ति हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसमें यदि हम बात करते हैं तो ऑटिज्म आदि को शामिल किया गया, ऑटिज्म या फिर सेरेब्रल पॉलिसी, इसके साथ ADHD आदि सभी को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे अधिक असमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित पार्ट 2 डिस्कस किया। आई होप यहाँ से आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन से आपको हेल्प करने वाले हैं, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बिल्कुल फैला दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद हमने ये सेशन किया है, इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।